हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, मैं डेली करंट अफेयर्स का आपके सामने लेक्चर लेके आता हूँ और डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर ले आया हूँ मैं आपके सामने। दैट इज 27 और 28 जून दोनों का कंपाइल कर दिया है मैंने, कंबाइन करके मैं लेक्चर लाया क्योंकि 27 जून को इतने क्वेश्चन नहीं थे, तो 27 जून का मैंने कंबाइन कर दिया है। ओके, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला, अच्छे क्वेश्चन आए हैं कुछ आज 27 और 28 जून के लिए, और एग्जाम के लिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। कुछ ही क्वेश्चन कराता हूँ बट टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड कराता हूँ, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बड़ी मेहनत से ऐसी पीपीटीज बनती हैं। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जून मंथ आपको पता है कंप्लीट हो गया है। ओके, और आप यहां पर एक मेरी 6 मंथ की करंट अफेयर्स आई है, दैट इज जनवरी 2024 से लेकर जून 2024। अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो याद रखिए बुकलेट आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें सारी करंट अफेयर्स एक जगह अवेलेबल है। ओके, इस बुकलेट को आप सोचेंगे सर कैसे ले सकते हैं, जहां पर आपने इतनी क्रिस्पी मैनर में पूरी ये बुकलेट बनाई हुई है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए, याद रखिए व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको इसकी मैं डिटेल्स दे दूंगा। इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि जून के बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, ये सारी करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। और मेरी डेली करंट अफेयर्स हो गई, वीकली हो गई, वो सब भी मिलती रहेगी। प्लस आपको पता हो मैं टॉपिक वाइज सीरीज भी ला रहा हूँ इस समय, स्टैटिक जीके की, वो सब भी इसके साथ में अलग से प्रोवाइड करता रहूंगा। तो सारी चीजें कंप्लीट पैकेज है, आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको, आप कहीं भी होंगे विद इन 2 मिनट्स आपको मिल जाएगी। याद रखिए सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और इजीली जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम क्रैक करना है, वो तुरंत इस बुक को ऑर्डर कर लें। उसके साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स हैं उनको भी आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने आपको बताया। ओके, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑन विच डेट द एमएसएमई डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट है एमएसएमई डे। आप सोचोगे सर एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताइए इनमें से कौन से दिन हम एमएसएमई डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 27 जून को हम एमएसएमई डे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर एमएसएमई की फुल फॉर्म की बात करूं तो दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। याद रखिएगा एमएसएमई का फुल फॉर्म। और इस बार की थीम 2024 में एमएसएमई की थीम भी आपसे पूछ सकते हैं, छोटी सी थीम है, सिंपल सी है, दैट इज एमएसएमई एंड द एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। शायद 17 गोल हैं, हर एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आते हैं। मैं हर बार बोलता हूं, मैंने एसडीजी का वीडियो भी बना रखा है, जिसने मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वीडियो नहीं देखा है, चलो मैं लिंक डाल देता हूं इस वीडियो का, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। 17 गोल हैं, हर एग्जाम में आएंगे। याद रखिए, अभी से बता रहा हूं, जो भी एग्जाम दे जाओगे एसडीजी का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 17 गोल की ट्रिक मैंने बना रखी है, मैं लिंक डाल देता हूं, जरूर देख लेना एक बार जाकर। ठीक है, तो इस बार थीम भी बड़ी सिंपल सी है, ठीक है, जो मैंने बताया, दैट इज एमएसएमई एंड एसडीजी। ओके, और एमएसएमई एक्ट की बात करूं तो याद रखिए 2006 में ये एक्ट पास होता है और 2 अक्टूबर 2006 से ये इंप्लीमेंट भी हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है एमएसएमई सेक्टर जो इंडिया में वो डिफाइंड है। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं ये एक्ट कब आया, तो आंसर होगा 2006। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। देखिए अभी नाटो का सेक्रेटरी जनरल जो है वो अभी चेंज हो गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं बता दूं, नीदरलैंड के जो हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, उनको बना दिया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ व्हाट, दैट इज नाटो। उनका नाम है मार्क रूटे। क्या नाम है, मार्क रूटे। मैं उनकी इमेज दिखा देता हूं, आपको डायरेक्टली नाम याद रखना है। ठीक है, नाटो के इंपॉर्टेंट ग्रुप है, न्यूज में आजकल बहुत रह रहा है। ठीक है, याद रखिए, देख सकते हैं नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे। ठीक है, आपको नाम, इनके नाम याद रखना। इन्होंने अभी याद रखिएगा जेंस स्टोनबर्ग ऑफ नॉर्वे जो है उनको रिप्लेस किया है। रिप्लेस किसको किया, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट अभी कौन बने हैं ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट नाटो के बारे में थोड़ा बेसिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, दैट इज बेल्जियम की कैपिटल। ये फॉर्म हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। प्रेजेंट इसमें मेंबर है 32 और जो रिसेंट मेंबर इसमें ऐड हुआ है वो है स्वीडन। ओके, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में भी चीजें बताता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के लिए याद रखिए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुनील गावस्कर। अब देखिए गोल्फ कौन खेलता है, हरभजन सिंह को देखा नहीं देखा होगा, सचिन को थोड़ा बहुत देखा होगा बट उतना नहीं देखा होगा, बट यस कपिल देव को आपने बहुत देखा होगा। यस, तो कपिल देव ही इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, आपको याद रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर कपिल देव। आपको पता होगा 1983 में इन्होंने हमको वर्ल्ड कप भी जितवाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है, लेपर्ड्स के बारे में आप सुनते हैं।
इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है अभी रिसेंटली ओपन हुई है फॉर द पब्लिक। और कहाँ पर ये ओपन की गई है? ये हिंदू के न्यूज़पेपर की फ्रंट, मतलब आई थिंक एनवायरमेंट सेक्शन का एकदम टॉप पे लाइन लिख के आई है, ठीक है। तो ये मेरा मानना है क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पे कि लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है, इकलौती नहीं है, इससे पहले भी रही है, बट सबसे लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी ये बन गई है, कहाँ पर है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये कर्नाटका में है और बेंगलुरु के पास ये बनी हुई है सफारी। अब आप सोच सकते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, बनेरोघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो है, याद रखिएगा, ये बना है लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी, याद रखना है। और ये अभी न्यूज में भी मैंने बताया कर्नाटका में बेंगलुरु के पास में है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिलीवर्ड द मीडियम रेंज माइक्रोवेव याद रखिए ऑब्सक्रेंट कैफ रॉकेट टू द इंडियन नेवी? ओके, तो याद रखिएगा ये मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्रेंट कैफ रॉकेट जो है अभी रिसेंटली इंडियन नेवी को दिया है। किसने दिया, मैंने ये पूछा आपसे, ठीक है। और किसने डेवलप किया ये भी क्वेश्चन आएगा, बट किसने दिया है, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और आप सोचोगे HAL ने बनाया, इसरो ने बनाया, किसने बनाया, या स्काई रॉकेट ने बनाया? इसको बनाया है DRDO ने, याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया। और मैं बता दूं इनकी जो रिसर्च है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये MOC शॉर्ट फॉर्म है इसका, MOC टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप बाय DRDO की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर जो है उसने बनाया है। तो याद रखिएगा DRDO की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर है उसने बनाया है, उसने अभी इंडियन नेवी को ये चीज प्रोवाइड की है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि अभी एट प्रेजेंट, चलो लिखा हुआ है DRDO के समीर कामत, याद रखिए समीर कामत जो है वो एट प्रेजेंट क्या है, DRDO के हेड हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए DRDO का एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप मुझे बताइए। यहाँ पे मैंने आपको उनके चेयरमैन बता दिए हैं, बट आप मुझे उनका DRDO का एस्टैब्लिशमेंट ईयर और DRDO के हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट चार्डविक हाउस, ठीक है, ये क्या है? नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम जो है अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। और मैं बता देता हूँ उसको इनॉग्रेट करने आए थे हमारे देश के कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 148, जिनका नाम है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, वो आए थे यहाँ पर, याद रखिएगा 24 जून को उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो मैंने पूछा ये जो म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, ये किसके रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले ये इनॉग्रेट कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए, देहरादून, धर्मशाला, नैनीताल। मैं आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में शिमला में इनॉग्रेट किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, शिमला, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय 14th कैग जो है GC मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट किया। और यहां पर याद रखिएगा जो अचीवमेंट्स हैं, माइलस्टोन है, जो भी कैग ने अचीव किया है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग, वो सब यहां पर रहेगा, ओके, इस म्यूजियम में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? शिमला, दैट इज हिमाचल प्रदेश में। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी आपने देखा होगा ओम बिरला हमारे स्पीकर बन गए, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने याद भी कर लिया होगा। तो मैंने वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा कि अभी जो 18th लोकसभा हुई है उसमें कौन नए स्पीकर बने, आप लोग ओम बिरला आंसर दे देते। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल कर दिया मैंने। मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी ओम बिरला जो है वो री इलेक्ट हुए हैं स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा, ठीक है। मैंने पूछा अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ लोकसभा आर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द हाउस। तो जो भी मेंबर होते हैं हाउस के, उनमें से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होते हैं, किस आर्टिकल में मेंशन है? क्वेश्चन मैंने ये पूछा है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, किस आर्टिकल में ये चीज मेंशन है। और ये बन जाता है थोड़ा सा ट्रिकी कि यार ओम बिरला अपॉइंट तो हुए हैं और रीअपॉइंट हुए, पिछली बार भी यही स्पीकर से वापस स्पीकर बन गए हैं, ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर? तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, याद किया होगा शायद आप भूल रहोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 93। तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 93 के अंदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्ट होते हैं और बाय सिंपल मेजॉरिटी सिर्फ चाहिए होती है इलेक्ट होने के लिए। मतलब जिसकी गवर्नमेंट होगी वो इजिली इनको इलेक्ट करा सकता है, ठीक है। पहले देश के लोकसभा स्पीकर कौन थे? याद रखिए GV मालविनकर, याद रखिएगा GV मालविनकर जो थे वो पहले लोकसभा स्पीकर थे। कमेंट बॉक्स में पहली वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। और ये मैं बता दूं ओम बिरला 17th लोकसभा के भी स्पीकर थे और 18th के भी लोकसभा स्पीकर यही बने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और पहली वुमेन लोकसभा स्पीकर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द स्टेट मिनिस्टर्स
would have to pay income tax on their salary and allowances received as ministers from their own pocket. ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि अनाउंस किया है, किस स्टेट ने किया है, बड़ी खास बात है, पहले बता दूं। अब आप सोचें इससे पहले वो अपना इनकम टैक्स कौन पे करता था? इससे पहले उनका इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट पे करती थी। सोचिए, इनकम खुद अर्न कर रहे हैं, बट ये लोग पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, ऐसे कानून बना देते हैं कि इनकी जो इनकम आएगी, इनकम टैक्स आएगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। तो कितने खुश रहते हैं ये, बट अब इनको खुद पे करना पड़ेगा। ये रूल जो था इसको तोड़ दिया है, और बहुत अच्छा डिसीजन है, और ये डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो मोहन यादव हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। 1972 से रूल चला आ रहा है मध्य प्रदेश में। ओके, देखिए मैंने लिख भी रखा, 1972 से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सैलरी अलाउंसेस रहेंगे मिनिस्टर्स के, वो जो रहेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती थी, ठीक है। अब ये लोग खुद पे करेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि वेस्ट ऑफ जो स्टेट फंड्स हो रहे हैं, याद रखिएगा, गवर्नमेंट के फंड हो रहे हैं, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूं इनको पेंशन भी देना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड स्कॉलरशिप टू द स्टेट स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन टू द सैनिक स्कूल आउटसाइड द स्टेट। मतलब अगर आपने पहले क्या होता था उस स्टेट में, अगर आप उस सैनिक स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, मतलब उसी स्टेट के सैनिक स्कूल में रहते थे, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देती थी। बट अगर मान लो आप उसी स्टेट के हो, उस स्टेट के हो फॉर एग्जाम्पल, बट दूसरे सैनिक स्कूल में जा रहे हो, किसी अदर स्टेट के सैनिक स्कूल में, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। बट अब इन्होंने वो चीज़ कंडीशन हटा दी, आप किसी भी स्टेट में जाकर याद रखिएगा स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कर दिया है? बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश। याद है, इसका भी आंसर मध्य प्रदेश है। पहले मध्य प्रदेश में आपको, अगर आप मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, याद रखिएगा। और जो मध्य प्रदेश में एक ही सैनिक स्कूल है जो कि रीवा में है, याद रखिए, इकलौता सैनिक स्कूल है। आप कहेंगे सर क्या मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल के बारे में बता रहे हैं आप? इसलिए बता रहा हूं भाई, क्योंकि अभी आपको पता होगा, जो अगर आर्मी की बात करूं तो 3 चीफ हैं, जिनमें से अगर आप देख रहे होंगे 2 का नाम मैंने यहां पर लिख रखा, 2 की इमेज बना रखी है, ठीक है। अभी आपको पता उपेंद्र द्विवेदी बने हुए हैं और त्रिपाठी जी बने हुए हैं, ठीक है। ये दोनों अभी हेड हैं, ठीक है, किसके वो मैं आपको बताता हूं, बट दोनों ही रीवा के, याद है कि सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की हुई है। सो अभी देख सकते हैं, इसीलिए न्यूज़ में भी बहुत चल रहा था कि ऐसा कर देना चाहिए। ओके, तो करंट चीफ नेवल के जो हैं यानी दिनेश त्रिपाठी, और जो आर्मी के चीफ अभी बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा, दोनों ही रीवा के सैनिक स्कूल एलुमनी हैं, याद रखिएगा। तो अब मध्य प्रदेश में इकलौता सैनिक स्कूल था रीवा में, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह रीवा, वहाँ पर। तो अब ये किया है कि वहाँ के स्कॉलरशिप जो रहेगी, अब आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप किसी भी स्टेट के अगर साइंस स्कूल में पढ़ेंगे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एक ही साइंस स्कूल है, हो सकता है दूसरे स्टेट में वो लोग जाना चाह रहे हो। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने अभी की है। ओके, और अभी आप देख सकते हैं, मैंने बता भी दिया, दोनों मध्य प्रदेश के एलुमनी हैं। ओके, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश के सीएम आपको भी पता है मोहन यादव हैं, और मंगू भाई पटेल जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है मध्य प्रदेश के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन टोटल ब्रिक्स गेम 2024? ये ब्रिक्स गेम 2024 में इंडिया ने कितने मेडल जीते? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसमें जो रैंक 1 पे रहा है वो तो रशिया रहा है, और रशिया ने तो इतने मेडल जीते, मैं आपको बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया ने कितने मेडल जीते, मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा इसमें। ये जो ब्रिक्स गेम्स हो रहे थे 2024, ये हो रहे थे रशिया में, ठीक है, और इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 29। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो इंडिया करेक्ट है। इंडिया ने 29 मेडल जीते, इसमें से इंडिया के पास 3 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। इंडिया ने टोटल इतने मेडल जीते। ओके, जबकि रशिया ने आप देखिए गोल्ड मेडल ही 266 जीते हैं। अब आप सोच सकते हैं, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते 3, और रशिया जहां गेम्स हो रहे थे उसने जीते 266 गोल्ड मेडल। ओके, और सेकंड में याद रखिए बेलारूस था, थर्ड में चाइना था, जिसने रिस्पेक्टिवली फिनिश किया। ओके, ये गेम्स हो रहे थे कजन रशिया में। ओके, कजन जो प्लेस है वहां पर ये गेम्स हो रहे थे। आपको मुझे बताना है इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, ठीक है। तो गूगल करो और फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताओ। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो फाइंड आउट करके बताते हैं। मैंने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक बता दिए। इंडिया की रैंक आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ। इंडियन टोटल मेडल जीते हैं कितने? 29। ओके, और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स आई थिंक सबको पता होगा। ब्रिक्स क्या है? हेडक्वार्टर्स का शांघाई चाइना है। ब्रिक्स में एट प्रेजेंट 10 मेंबर्स हैं, 5 नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। ये मैं ऑलरेडी ब्रिक्स के बारे में ये सब चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पहली ब्रिक्स समिट 2009 में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वेयर वॉज इंडियाज ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर लॉन्च? अभी आपको पता है इस साल ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे PV सिंधु जी भी, उन्होंने भी अटेंड किया इस सेंटर को जो डेवलप किया गया है। और
ये हुआ है गांधीनगर में, गांधीनगर दैट इज गुजरात। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात गांधीनगर। ओके, आप देख सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा, वो भी प्रेजेंट थी इस ओकेजन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उससे पहले गुजरात की बात करूं तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है और आचार्य देवव्रत जो हैं वो एट प्रेजेंट गवर्नर हैं गुजरात के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th। Who has recently become the 100th full member of the International Solar Alliance? सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपको पता होगा, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में, उसका भी 100 मेंबर बन गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 100 मेंबर कौन बना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मैं बता दूं ये बना है पैराग्वे। कौन बना है? पैराग्वे कंट्री है पैराग्वे। आपको मुझे बताना है पैराग्वे कंट्री जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए पैराग्वे जो है वो किस कॉन्टिनेंट पे सिचुएटेड है, क्योंकि अब ये 100th मेंबर बन गया किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th। रिसेंटली यूएसए हैज नेम्ड विच कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नाटो एलाई? तो किसको अपना मेजर नॉन नाटो एलाई जो है वो यूएस ने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर, अब देखिए, सॉरी एक सेकेंड, है ना, क्वेश्चन मेरा हट गया, कोई बात नहीं, इसको मैं वापस स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो किसको बना दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केन्या। क्या करेक्ट आंसर है? दैट इज केन्या। आप यहां पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर जो था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केन्या है। ओके, तो केन्या को उसने बनाया, ऑफ कोर्स केन्या को आर्म्स वगैरह देने हैं, इसलिए उसने उसको नॉन नाटो एलाई जो है अपना डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो पूछ सकते हैं रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे केन्या बताइए, अफ्रीका की कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है केन्या की, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th। रिसेंटली वेयर द हुनर इंडिया फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ओके, आप सोचोगे कहाँ ऑर्गेनाइज किया होगा, लोग सोचोगे सर ये तो न्यू दिल्ली में ही हुआ होगा, क्योंकि नाम से पता चला न्यू दिल्ली में, बट नहीं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दुबई। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कहाँ पर किया गया है। करेक्ट आंसर दुबई आर्ट सेंटर में, याद रखिएगा ये अभी रिसेंटली एग्जीबिशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15th। रिसेंटली विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल जो है, जिनका नाम है मनोज यादव, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मैंने पूछा उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, मैं आपको बता दूं उस मोबाइल एप्लीकेशन का काम क्या है। ठीक है, अभी आपको पता होगा 1 जुलाई से 3 नए लॉज जो हैं वो इंप्लीमेंट होने वाले हैं। ठीक है, और उन नए लॉज को इंप्लीमेंट करें उसके बारे में पूरा जो चीज़ें रहेंगी, नए लॉज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस ऐप पे रहेंगे। ठीक है, इसी के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव ने वो ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता, संज्ञान ऐप, दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज पास होने वाले हैं, पास हो गए हैं ऑफकोर्स, जो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, उसी की इंफॉर्मेशन इस संज्ञान ऐप में रहेगी। ओके, तो पूछ सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी कौन है, तो मनोज यादव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ठीक है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आपके सामने देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, अब अगर आप इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मैं उसको भी आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। यस, हाँ, तो बताइए सबसे पहले किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन है 26 जून, 27, 25 या 24 जून। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 8, 26 जून। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग्स की बात करें तो इस बार की थीम क्या थी, ये आप लिख लीजिए, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है, इसको आप लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इस बार की थीम थी द एविडेंस इज क्लियर। थीम क्या है? द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। ठीक है, एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन इस बार की थीम थी। तो थीम भी आपको याद होनी चाहिए, तो मैंने आपको थीम बता दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पेंटर अवार्ड 2024 एस्टैब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ प्ले राइट हेरोल्ड प्रिंटर? ओके, तो उनके नाम पर ये अवार्ड दिया गया है, और ये पर्सनैलिटी भी अभी न्यूज़ में चल रही है, बुकर प्राइज़ इन्होंने जीता हुआ है। और आजकल इन पे याद रखिएगा, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इन पर जांच भी बैठा दी है। ये उनकी इमेज है, बुकर प्राइज़ विनर है, इनका नाम है अरुंधति रॉय। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने अभी रिसेंटली अवार्ड जीता है, तो आ सकता है क्वेश्चन किसने जीता है अवार्ड, यू हैव टू मेंशन द नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Which country became the first country to return samples from the south pole of the moon? मतलब साउथ पोल में गई, उसने सैंपल्स लिए और आ भी गई वापस, सक्सेसफुल भी हो गया।
कौन सी कंट्री ऐसी बनी है, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये पहली कंट्री बन रही है, इसका मिशन था चांग 6 मिशन जो था, याद रखिएगा, जो चाइना का मिशन था, तो चाइना बिकेम दिस कंट्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चाइना, ओके। और मैंने आपको इस मिशन का नाम भी बताया था, चांग 6 मिशन, जिसका ये एजेंडा था, और वो वापस सैंपल लेके भी आ गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियाज मेन हॉकी टीम फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, ओके। तो आपको मुझे पता अभी रिसेंटली टीम अनाउंस हुई है हॉकी की, अभी आपको पता जो ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं जो जुलाई और अगस्त में होंगे, ठीक है। तो उसमें जो है उसमें कैप्टन कौन अनाउंस किया गया, मैंने आपसे ये पूछा है, ठीक है। और आपको एक खास बात मैं बता दूं कि अब इंडिया जो है फाइनल में पहुंचने वाली है, पहुंच गई होगी, आई थिंक अब तो पहुंच भी गई होगी, यस। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि फाइनल किन 2 टीम्स का होगा। तो फाइनल अब किन 2 टीम्स का होगा, साउथ अफ्रीका, और अभी मैं लेक्चर बना रहा हूं तो मोस्ट प्रॉब्ली अब इंडिया जीतने ही वाली होगी, ठीक है। सो इंडिया जो है साउथ अफ्रीका और इंडिया का होगा। आई होप इंडिया विल विन द 2020 वर्ल्ड कप, ओके। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने आपको दे दी। आई होप जब आप सुबह लेक्चर देख रहे होगे तो इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी होगी, ठीक है। तो इनमें से बताइए कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स हॉकी टीम फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स को किसको बनाया गया है, वो है हरमनप्रीत सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह। उनके साथ जो वाइस कैप्टन है वो बने हैं हार्दिक, याद रखिए। तो हार्दिक सिंह जो है वो वाइस कैप्टन बने हैं। पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक होगा, ओके। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने सारे क्वेश्चंस जो थे वो यहां पर करा दिए हैं, ओके। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी हैं, ओके। तो याद रखिएगा, आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन डन, ओके। और अगर आपको ये बुकलेट चाहिए हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हो, तुरंत पिंग करो, लेट मत करो, सीरियस हो, एग्जाम निकालना है। इस बुक के साथ जो इतने बेनिफिट्स दे रहा हूँ थोड़ा स्पेंड करो अपने पे और एग्जाम को क्रैक करो, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है उनको सारी PDF मिलती रहती है। कोई दिक्कत क्वेरी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदर नोट्स भी मेरे अवेलेबल हैं, वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। आप एप्लीकेशन से भी नोट्स को बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप चाहो तो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो, आपको अदर लेक्चर्स भी मिलेंगे, याद रखिएगा, आपको क्लासेस भी मिलेंगी, मेरे लेक्चर्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा, उसके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ऐप पे जाओ, ऐप पे आपको हर चीज़ें मिलेगी। मेरे नए नोट्स आए, मैं आपको बता दूं, एक बार एप्लीकेशन जरूर देख लेना, वहाँ पर मेरे नए नोट्स मैंने लॉन्च किए, उसके सैंपल भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो वो सैंपल डले हुए, एक बार उसको चेक कर लेना, वहाँ पर बड़े अच्छे सैंपल हैं, वो आपको शायद हेल्प करेंगे नोट्स को बाय करने में, ओके। तो मैं चलता हूँ, आई होप आपको ये बुकलेट आप जल्दी से व्हाट्सएप करें और इस बुकलेट को हासिल कर लें। और कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है जो ऑफकोर्स 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए मैंने रखा। आई होप इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीते और रोहित शर्मा और विराट कोहली इस ट्रॉफी को उठाएं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।